नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर, जहां हम लोग हिस्ट्री की सिस्टमेटिकली तैयारी कर रहे हैं चैप्टर वाइज, ताकि हमें किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में MCQs फेस करने में कोई दिक्कत ना आए। तो पिछले वीडियो में हमने देखा राइज ऑफ मगधन एम्पायर, मगध के एम्पायर के बारे में हमने पढ़ा। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जो लगभग हर एग्ज़ाम में जिससे हो सकता है कि क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये है मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। मौर्यों का एडमिनिस्ट्रेशन किस टाइप का था? तो कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त, जो भी आप नाम कह लें, वो एक ही आदमी का नाम है। उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा, विच इज़ ए ट्रीटाइज ऑन स्टेट क्राफ्ट। राज्य को कैसे चलाना है, इसके ऊपर ये किताब है। And glimpses of its utility can be seen in the highly evolved Mauryan administration. इसके जो यूज़ हैं इस अर्थशास्त्र के, इसके यूज़ हमें मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में देखने को मिलते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम द मौर्यंस हैड ऑर्गेनाइज्ड ए सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट। पहली बार हिस्ट्री में ये हुआ, इंडियन हिस्ट्री में, कि एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज की गई। ये मौर्यंस ने किया था। अगर क्वेश्चन आता है कि हु फॉर द फर्स्ट टाइम हैज ऑर्गेनाइज्ड सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट इन इंडिया, तो आंसर होगा मौर्यंस। द मौर्यन सेंट्रलाइज्ड मोनार्की बिकेम ए पैटर्नल डिस्पोटिज्म अंडर अशोका। दिस पेरेंटल एटीट्यूड इज एक्सप्रेस्ड इन ऑल मेन आर माई चिल्ड्रेन। तो ये जो सेंट्रलाइज्ड मोनार्की थी, राजशाही थी मौर्यों का, ये एक पैटर्नल डिस्पोटिज्म का मतलब होता है कि एक पिता का भाव, एक राजा का अपने प्रजा के प्रति पिता का भाव। तो दिस पेरेंटल एटीट्यूड इज एक्सप्रेस्ड इन ऑल मेन आर माई चिल्ड्रन। अशोका ने कहा कि सारी प्रजा मेरे बच्चे हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट वॉज मैनेज थ्रू सेवरल ऑफिसर्स ऑफ डिफरेंट रैंक्स। जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो विभिन्न ऑफिसरों के द्वारा मैनेज होती थी, जो अलग अलग रैंक्स के थे। जैसे आज हम लोग देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। ये डिफरेंट रैंक के ऑफिसर हैं जो मैनेज करते हैं स्टेट क्राफ्ट को या एडमिनिस्ट्रेशन को। तो इसी तरह मौर्यों में भी विभिन्न रैंक के ऑफिसर थे जो एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करते थे। According to Kautilya, administration cannot be the work of one man, just as a wheel cannot drive a chariot. कौटिल्य के अनुसार एडमिनिस्ट्रेशन जो है, राजतंत्र जो है, वो एक आदमी का काम नहीं हो सकता है। जैसे कि एक चक्का कभी रथ को नहीं चला सकती, वैसे एक आदमी पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के काम को संभाल नहीं सकता। इसके लिए कई लोग चाहिए होंगे। The king was assisted by a council of ministers and they were known as मंत्री परिषद, and their salary was 48,000 पनास। जो राजा था उसकी एक अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती थी। जैसे आज हम लोग देखते हैं ना कि प्रधानमंत्री की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है या CM की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, तो उसी तरह मौर्यों में भी राजा की एक अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती थी जिसे मंत्री परिषद कहते थे, और उनकी सैलरी थी 48,000 पनास। पनास मतलब उस समय का करेंसी को पण या कर्षापण कहते हैं। तो 48,000 पण एक मिनिस्टर की सैलरी होती थी। द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू ए नंबर ऑफ प्रोविंसेस, प्रोबेबली 5। जो पूरा एम्पायर था, जो पूरा मौर्यन एम्पायर था, जो पूरा राज्य था, उसे कई प्रोविंसेसों में भाग किया हुआ था, कई प्रोविंसेस में बांटा हुआ था। शायद मोस्ट प्रोबेबली 5। अधिकतर इतिहासकार यही मानते हैं कि 5 प्रोविंस थे। एक था उत्तर पथ यानी नॉर्दर्न प्रोविंस, इसका कैपिटल था तक्षशिला। दूसरा था दक्षिण पथ यानी साउदर्न प्रोविंस, इसका कैपिटल था सुवर्णगिरी। उत्तर पता ही चल रहा है नॉर्दर्न प्रोविंस, दक्षिण पता ही चल रहा है साउदर्न प्रोविंस। इनके कैपिटल आप अच्छे से याद कर लें। दक्षिण पथ का कैपिटल था सुवर्णगिरी, उत्तर पथ यानी नॉर्दर्न प्रोविंस का कैपिटल था तक्षशिला। कलिंगा, ये था तीसरा प्रोविंस, ये था ईस्टर्न प्रोविंस, इसका कैपिटल था तोशाली। फोर्थ अवंतीपथ, ये था वेस्टर्न प्रोविंस, पश्चिमी प्रोविंस, इसका कैपिटल था उज्जैन। और पांचवा और आखिरी ये था प्राची,
ईस्टर्न एंड सेंट्रल प्रोविंस, कुछ ईस्टर्न हिस्से, पूर्वी हिस्से और सेंट्रल प्रोविंस। इसका कैपिटल था पाटलिपुत्रा। मेगास्थनीज इन हिज बुक इंडिका मेंशंस पाटलिपुत्रा एज पालीब्रोथारा। मेगास्थनीज जो आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में सेल्यूकस निकेटर के एम्बेसडर बनके, उन्होंने जो किताब लिखी है इंडिका, इसमें मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में काफी जानकारी दी हुई है। तो वो पाटलिपुत्रा को पालीब्रोथारा कहते हैं क्योंकि वो ग्रीक थे, उनके प्रोनाउंसिएशन में काफी अंतर होगा। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन एंड विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था उसके दो भाग थे, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन और विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब शहर का एडमिनिस्ट्रेशन और गांव का एडमिनिस्ट्रेशन। अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज देयर वर 6 बोर्ड्स कंप्राइजिंग ऑफ 5 मेंबर्स ईच। अब एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मेगास्थनीज लिखते हैं कि 6 बोर्ड थे जो कि 5-5 मेंबर्स के बने हुए थे। 6 अलग अलग बोर्ड, 5-5 मेंबर सब बोर्ड में। तो बोर्ड 1 लुक्ड आफ्टर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। वो इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, कॉमर्स, जैसे आज हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर होते हैं या फिनेंस मिनिस्टर होते हैं जो कॉमर्स के पीछे देखते हैं। तो बोर्ड 1 के जो मेंबर्स थे वो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की खबर रखते थे। बोर्ड 2 वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग केयर ऑफ फॉरेन एम्बेसडर्स एंड अदर फॉरेनर्स। जो बोर्ड 2 था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि फॉरेन से जो राजदूत आए थे, जो विदेशी राजदूत थे, उनका देखभाल करना और जो विभिन्न और जो विदेशी थे उनका देखभाल करना। बोर्ड 3 केप्ट द रिकॉर्ड ऑफ पॉपुलेशन, बर्थ एंड डेथ। ये एक जैसे म्यूनिसिपैलिटी आज हमारे शहरों में जो म्यूनिसिपल टाउन्स हैं वहाँ पे पॉपुलेशन, बर्थ एंड डेथ का रिकॉर्ड रखती है। कोई मर जाता है या कोई जन्म लेता है तो उसमें रजिस्टर कराना पड़ता है। तो बोर्ड 3 का ये काम था कि रिकॉर्ड ऑफ पॉपुलेशन, बर्थ एंड डेथ को वो रजिस्टर करती थी, उसका रिकॉर्ड रखती थी। बोर्ड 4 लुक्ड आफ्टर वेट्स एंड मेजर्स एंड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। बोर्ड 4 जो था वो देखता था कि वेट्स एंड मेजर्स मतलब जो बटखरे यूज होते थे मेजरमेंट के लिए वो सही से यूज हो रहे हैं या नहीं, एंड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, खरीद बिक्री की खबर रखता था। बोर्ड 5 इट वाज रिस्पॉन्सिबल टू सी वेदर द प्रोड्यूसर्स वेर मिक्सिंग ओल्ड गुड्स विद न्यू वंस। मतलब बोर्ड 5 का काम क्या था कि व्यापार एवं वाणिज्य में कोई धांधली तो नहीं कर रहा है, कोई पुराने चीजों को नए चीजों में तो नहीं मिला रहा है। जैसे नए पैकेट में कभी पुरानी चीज मिल जाती है, बेईमानी हो जाती है, तो उस तरह से बोर्ड 5 का काम था कि वेदर द प्रोड्यूसर्स वेर मिक्सिंग ओल्ड गुड्स विद न्यू वंस। बोर्ड 6 वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेशन, सैनिटेशन इन द सिटी। बोर्ड 6 जो था वो एजुकेशन और सैनिटेशन इन द सिटी, मतलब सारे नाले, ड्रेन्स वगैरह सब ठीक है या नहीं, पानी ठीक से पास हो रहा है या नहीं, ठीक से सैनिटेशन के सारे व्यवस्था है कि नहीं, साफ सफाई ठीक से है कि नहीं, ये सब चीजें बोर्ड 6 देखता था, एजुकेशन और सैनिटेशन इन द सिटी। अब आते हैं हम विलेज एडमिनिस्ट्रेशन पर। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज कॉल्ड ग्रामिका। द सबसे छोटी जो यूनिट थी एडमिनिस्ट्रेशन की उसे ग्रामिक कहते थे। देयर वर 2 टाइप्स ऑफ कोर्ट्स, धर्मस्थीय यानी सिविल कोर्ट और कंटक शोधन यानी क्रिमिनल कोर्ट। जैसे हमारे में होता है सिविल कोर्ट अलग है, क्रिमिनल कोर्ट अलग है, उस तरह वहाँ पे भी 2 तरह के कोर्ट्स थे। धर्मस्थीय कहते थे सिविल कोर्ट को और कंटक शोधन कहते थे क्रिमिनल कोर्ट को। A large number of spies were posted in different parts of the country. They were known as गुड़पुरुषा। वो स्पाइस का जो नेटवर्क था यानी इंटेलिजेंस सर्विसेज थी वो बहुत विकसित थी मौर्यन काल में, और स्पाइस को, जो स्पाइस थे जो पूरे एम्पायर में फैले हुए थे, उन स्पाइस को गुड़ पुरुष कहते थे। देयर वर 2 टाइप्स ऑफ गुड़ पुरुषस। 2 तरह के स्पाइस होते थे यानी गुड़ पुरुष होते थे। एक था संस्था यानी स्टेशनरी, वो एक ही जगह पे लोकेटेड रहेगा, जैसे एक शहर में है तो उसी शहर की खबर देगा। और दूसरा था संचारा यानी वंडरर, वो घूमते रहेगा पूरे एम्पायर में और घूम घूम के खबर इकट्ठा करेगा। तो 2 तरह के गुड़ पुरुष कौन थे? संस्था जो एक जगह स्थिर रहते थे स्टेशनरी, और संचारा वंडरर जो घूमते रहते थे पूरे एम्पायर में।
द किंग वॉज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। जैसे हमारे आर्म्ड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर आज के डेट में प्रेसिडेंट होते हैं, उस समय जो राजा होता था वही पूरे आर्म्ड फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर होता था। अकॉर्डिंग टू प्लिनी, द मौर्यन आर्मी कंसिस्टेड ऑफ 6 लाख इन्फेंट्री, 30,000 कैवेलरी, 9,000 वार एलिफेंट्स एंड 1,000 चैरियट्स। प्लिनी एक इतिहासकार थे जिन्होंने मौर्यन आर्मी का डिस्क्रिप्शन दिया है। तो 6 लाख पैदल सैनिक थे, 30,000 घुड़सवार सैनिक थे, 9,000 वार एलिफेंट्स थे युद्ध के हाथी, और 1,000 चैरियट्स यानी रथ थे, 1,000 रथ थे। तो द चीफ सोर्स ऑफ रेवेन्यू वाज लैंड टैक्स। मेन रेवेन्यू कलेक्शन कहाँ से होता था, टैक्स कलेक्शन कहाँ से होता था, तो लैंड टैक्स से। तो जमीन का टैक्स जो देते थे लोग, 1/6 to 1/4 ये फिक्स था, 1/6 से 1/4। दिस टैक्स वॉज नोन एज भागा ऑफ द प्रोड्यूस्ड। इस टैक्स को भाग कहते थे। जो प्रोड्यूस्ड एग्रीकल्चर मतलब जो प्रोड्यूस हुआ टोटल एग्रीकल्चर का, उसका एक भाग कहते थे, भाग ऑफ द प्रोड्यूस्ड। इस टैक्स को, लैंड टैक्स को। इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड वाज वेल रेगुलेटेड। भी मतलब अंदर की भी, एम्पायर के अंदर की भी, और जो विदेशों से जो ट्रेड होता था, व्यापार होता था, दैट वाज वेल रेगुलेटेड। द ट्रेड वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय श्रेणीज, अ ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स। विभिन्न श्रेणियां थी, जो जैसे मर्चेंट्स गिल्ड होते हैं आज के डेट में। तो जो ट्रेड वो होता था, व्यापार वाणिज्य जो होता था, तो उसके लिए उसको मैनेज करती थी, देखती थी विभिन्न श्रेणियां, श्रेणीज। तो श्रेणी क्या होता था, ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स, मतलब कई व्यापारी मिलके एक श्रेणी बनाते थे और वो व्यापार का हालचाल रखते थे और उसे देखते थे कि कंट्रोल्ड वे में हो रहा है या नहीं। द टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री। उस समय की सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री थी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर, यानी कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग। अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र, द मौर्यन सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 4 कास्ट्स। अर्थशास्त्र के हिसाब से, जो कौटिल्य ने लिखी थी, मौर्यन सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 4 कास्ट। जो हमें 4 कास्ट पता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वही 4 कास्ट थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज, द मौर्यन सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 7 क्लासेस। अच्छा, कास्ट और क्लासेस में क्या डिफरेंस है? कास्ट हो गया जो मतलब जन्म के आधार पर उस समय निर्धारित होती थी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो आज भी हमें देखने को मिलते हैं कि कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई ठाकुर है, कोई राजपूत है। तो ये जन्म के हिसाब से होता था। और 7 क्लासेस जो मेगास्थनीज बोल रहे हैं, ये सोशियो इकोनॉमिक, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, वो क्या काम धंधा करता है, इस तरह से 7 क्लासेस थे अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज। तो क्या क्या थे? फिलोसोफर्स यानी जो बुद्धिजीवी हो गए, इंटेलेक्चुअल क्लास। 2 था कल्टीवेटर्स यानी खेतीबाड़ी करने वाले। 3 था हर्ड्समैन यानी जो चरवाहे थे, जानवरों का पोषण पालन करते थे। 4 था आर्टिजन्स, ये कुम्हार या जो बर्तन वगैरह बनाते थे या जो मूर्तिकार थे, ये हो गए आर्टिजन्स। 5th था सोल्जर्स, सोल्जर्स यानी आर्मी के लोग, वो था 5th क्लास। 6th था मैजिस्ट्रेट्स, जैसे आप सुनते हैं ना डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स, तो मैजिस्ट्रेट्स का मतलब है एडमिनिस्ट्रेटर्स, जो लोग थे, जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन का दायित्व अपने ऊपर लेते थे। और काउंसिलर्स, काउंसिलर्स हो गए जैसे म्यूनिसिपलिटी काउंसिलर्स होते हैं, वार्ड काउंसिलर्स होते हैं। तो ये जो 7 क्लासेस थे, आप पॉज करके इसे लिख सकते हैं। ये 7 क्लासेस उनके ऑक्यूपेशन पर बेस्ड थे, लोगों के ऑक्यूपेशन पर, कि लोग क्या क्या काम करते थे। द रोल ऑफ इंडियन वुमेन इन मौर्यन सोसाइटी इज ऑफ सिग्निफिकेंस। मतलब जो भारतीय नारी थी मौर्यन सोसाइटी में, उसका काफी महत्व था। दे ऑक्युपाइड हाई पोजीशन एंड फ्रीडम इन द मौर्यन सोसाइटी। उन्हें काफी फ्रीडम मिली हुई थी और हाई पोजीशन मिली हुई थी। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, वुमेन वेर अलाउड टू हैव डिवोर्स एंड रीमैरेज। डिवोर्स और पुनर्विवाह दोनों अलाउड था। दे वर एम्प्लॉयड एज पर्सनल बॉडीगार्ड्स ऑफ द किंग्स।
मतलब राजा के पर्सनल बॉडीगार्ड के रूप में उनकी तैनाती होती थी, वुमेन की, नारियों की। स्पाइस के रूप में उनकी तैनाती होती थी, गुप्तचर के रूप में, एंड इन डिफरेंट अदर जॉब्स, और भी कई तरह के जॉब्स हुआ करते थे। मेगास्थनीज मेंशन्ड पॉलीगैमी एज ही रेफर्ड अबाउट इंडियंस हैविंग मेनी वाइफ्स। मेगास्थनीज ने पॉलीगैमी के बारे में बताया, क्योंकि उस समय क्या होता था कि एक पुरुष की शादी कई औरतों से होती थी। तो मेगास्थनीज ने ये देखा और लिखा। मेगास्थनीज मेंशन्स दैट देयर वाज नो स्लेवरी इन इंडिया। मेगास्थनीज ये बताते हैं कि गुलाम बनाने की या रखने की या गुलाम से काम करवाने की प्रवृत्ति नहीं थी इंडिया में। कोई स्लेवरी की प्रथा नहीं थी इंडिया में, मतलब जो दास प्रथा होती है वो इंडिया में नहीं थी। अगर वो थी भी तो ऐसे फॉर्म में थी कि वो स्लेव्स नहीं लगते थे, वो कर्मचारी ही लगते थे। तक्षशिला वॉज द सेंटर ऑफ एजुकेशन। यूनिवर्सिटी थी, आप लोगों को पता है कि सबसे पहले सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी तक्षशिला जो थी वो उस समय भारत में ही थी, अभी पाकिस्तान में है। तो तक्षशिला वॉज द सेंटर ऑफ एजुकेशन, यहाँ एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी। मेगास्थनीज मेंशन दैट टू टाइप्स ऑफ गॉड्स वर पॉपुलर इन मौर्यन सोसाइटी। मौर्यन लोग जो थे दो भगवानों की पूजा करते थे। एक थे डायोनिसियस, यानी शिव को वो डायोनिसियस कहते हैं मेगास्थनीज, और हेराकल्स, कृष्णा को हेराकल्स कहते हैं। ये नाम भी पूछ लेते हैं कभी कभी, इन्हें भी नोट कर लें कि शिव को क्या कहते थे मौर्यन सोसाइटी में, तो डायोनिसियस, और हेराकल्स कृष्णा को कहते थे। तो ये था दोस्तों हमारा मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। और इसके बाद मैं ले आऊँगा आप लोगों के लिए संगम एज, बुद्धिस्ट और जैन एज। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल्स में, और संगम एज के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे कि मैं और अच्छी नई वीडियोस आप लोग के लिए लाती रहूँ। मैं पूरे इंडियन हिस्ट्री को कवर कर दूंगा, पूरे इंडियन हिस्ट्री को। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही चैप्टर वाइज हम लोग देखते रहेंगे। तो तब तक के लिए खुश रहें, पढ़ते रहें, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।